Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Shahid Malik and today we are going to discuss chapter number 4 of Computer Science Part 1 जो कि है हमारा एप्लीकेशन एंड यूजर्स ऑफ कंप्यूटर में से। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे उनमें है हमारे पास यूजर्स ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, ई कॉमर्स, इंडस्ट्री, मेडिकल, एजुकेशन और होम। बाद में इसके अलावा हम इसके जो फर्दर सब टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस के अंदर बैंक्स वगैरह आते हैं, मार्केटिंग वगैरह आती है, उसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यूज़ है हमारे पास यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है कि आपके पास जो बिजनेसमैन है अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। उसका जो कस्टमर है वो पाकिस्तान के अंदर भी बैठा हो सकता है, वो यूएसए के अंदर भी हो सकता है, वो यूके के अंदर भी हो सकता है। गर्ज ये है कि उसका कस्टमर जो है पूरी दुनिया जहान के जिस मर्जी कोने के अंदर बैठा हो वो कंप्यूटर की मदद से उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है वो अपनी सेल्स को एनालाइज करने के लिए, अपनी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए, सिमिलरली अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज को फोरकास्ट करने के लिए भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। उसके बाद हमारे पास इसकी सबसे पहले एप्लीकेशन आती है मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग आपका ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्रमोट करते हैं किसी भी कंपनी की सर्विसेज को या फिर उसके प्रोडक्ट्स की बाइंग या सेलिंग को। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग एप्लीकेशंस क्या करती हैं? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं प्राइस के हवाले से, उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हवाले से और उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से। इसके अलावा मार्केटिंग के 4 मेजर एलिमेंट्स हैं जिनको हम नॉर्मली 4 P's भी बोलते हैं। उनमें हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, प्लेस है और प्राइस है। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू के अंदर आपसे ये चारों के चारों जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो पूछे जा सकते हैं कि मार्केटिंग के अंदर जो उसके मेजर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसको मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। मार्केटिंग के बाद बिजनेस के अंदर जो कंप्यूटर का नेक्स्ट यूज है वो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्टूडेंट, स्टॉक एक्सचेंज का आप सबको पता होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज आपका ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स जो हैं उनकी बाइंग या सेलिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके थ्रू आपकी जितनी भी ट्रेडिंग है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है। क्या मतलब है आपका कि आपको जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम स्टॉक एक्सचेंज का जो बिल्डिंग है उसके अंदर मौजूद होने की जरूरत नहीं है। यही फायदा है कि आपके पास जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो अपने घर पे बैठ के ही डिफरेंट कंपनीज के शेयर के जो रेट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं और अपनी बिड्स को प्लेस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूज है कंप्यूटर का इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, वो है हमारे पास बैंक्स के अंदर। बैंक्स के अंदर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि हम आपके पास जितने भी बैंक चेक्स आते हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। उस स्कैनर को हम MICR रीडर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। इसके अलावा बैंक्स जो हैं अपने कस्टमर्स का डाटा जो है उसको मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। सिमिलरली जितनी भी ट्रांजैक्शन उनकी इलेक्ट्रॉनिक होती हैं वो इसके थ्रू की जा सकती हैं और ATMs वगैरह का कंट्रोल किया जा सकता है, उनको मैनेज भी कंप्यूटर के थ्रू किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज जो है बिजनेस के फील्ड के अंदर कंप्यूटर का वो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं? अपनी सेल्स डाटा को एनालाइज करते हैं, उसके अलावा अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं, अपने स्टोर की सर्वेलेंस करते हैं। स्टोर की सर्वेलेंस के लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस कैमराज लगाए होते हैं और उन सर्वेलेंस कैमराज की जो जितनी भी रिकॉर्डिंग है, जितना भी डाटा है वो सारे के सारा आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा होता है। और जब भी फॉर एग्जांपल कोई मिसहैप होता है तो आपके जो बिजनेसमैन जो है उसी रिकॉर्ड में से इस चीज़ को चेक करते हैं कि आपका जो मिसहैप हुआ उसमें जो इन्वेस्टिगेशन उसकी अगर उन्होंने करनी है तो किस तरीके से करनी है। उसके अलावा आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर बार कोड रीडर इस्तेमाल किया जाता है। बार कोड रीडर स्टूडेंट्स ऐसा रीडर होता है जो आपके यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को रीड करता है। एक्चुअली आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है उसको हम बार कोड भी बोलते हैं और ये हर प्रोडक्ट की बैकसाइड के ऊपर लगा होता है। जब भी आप इस बार कोड को रीड करेंगे तो आपका डाटा जो है वो बार कोड रीड करता है और रीड करने के बाद कंप्यूटर को आगे ट्रांसफर कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बिलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है, उसकी स्पीड बूस्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन का, कि बिजनेस के अंदर आपका कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, ऑफिस ऑटोमेशन जो है आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ऑफिस टास्क को ऑटोमेट कर रहे होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आप अपने ऑफिस के अंदर जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग करते हैं, डाटा की मैनिपुलेशन करते हैं या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो वो सारी की सारी मैनुअली हो रही होती है। जब आप इसको कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म करेंगे तो सारे का सारा ऑपरेशन क्या कहलाएगा? ऑफिस ऑटोमेशन कहलाएगा। ऑफिस ऑटोमेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे।
स्टूडेंट्स, ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर जो जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम अब डिटेल के साथ डिस्कस करने लगे हैं। उसमें सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास आ सकता है, दैट इज डीएमएस स्टैंड्स फॉर। तो हमें मालूम होना चाहिए कि डीएमएस स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हमने कोई लेटर क्रिएट करना है, कोई रिपोर्ट क्रिएट करनी है, कोई प्रपोजल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रॉफिट्स को, लॉस को और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास रेप्रोग्राफिक्स है। रेप्रोग्राफिक्स आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक चीज की मल्टीपल कॉपीज को दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। और एट द एंड हमारे पास है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इमेजेस को स्कैन करते हैं और फिर उनको स्टोर भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक जो हम ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम ईमेल और फैक्स को इस्तेमाल करते हुए आपके जितने भी मैसेजेस हैं उनको सेंड कर सकते हैं या फिर उनको रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास ऑफिस सपोर्ट सिस्टम की। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम जो है ये आपका ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम वर्क ग्रुप के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन तमाम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है यूज ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के हवाले से यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपसे कई बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछा भी जा चुका है। ई कॉमर्स क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से शॉपिंग का एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ कॉमर्स हैं। उस टाइप ऑफ कॉमर्स में हमारे पास सबसे पहले जी बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स। ये ऐसी कॉमर्स होती है जो एक बिजनेस और एक कंज्यूमर के दरमियान अकर करती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसकी कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स। कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स आपकी ऐसी कॉमर्स होती है जिसमें दो कंज्यूमर्स आपस में ऑनलाइन ऑक्शंस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं और सारे का सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स ऐसी कॉमर्स होती है जिसमें एक बिजनेस जो है किसी दूसरे बिजनेस की सर्विसेज को रिक्वायर करता है और उनको इस्तेमाल करता है। इसके बाद ई कॉमर्स को हम फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कॉन्फ्रेंसिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और वो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। वो टूल कौन कौन से हैं? उनमें हमारे पास कैमरा है, स्पीकर है, कंप्यूटर है और माइक्रोफोन है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है और वो एनवायरनमेंट जो है नॉर्मल मीटिंग की तरह का होता है। इसके थ्रू क्या होता है कि आपके जितने भी बिजनेस के प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? इंप्रूव हो जाते हैं। सिमिलरली इसके थ्रू आपका जितना भी टाइम है और कॉस्ट है ट्रैवलिंग की वो सारी की सारी आपकी सेव की जा सकती है। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है ईमेल। ईमेल क्या है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। ईमेल क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ईमेल की एक एडवांस फॉर्म है, दैट इज वॉइस मेल। वॉइस मेल आपका ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वॉइस मैसेजेस को कैप्चर करते हैं, उनको स्टोर करते हैं और बाद में उनको ट्रांसमिट कर देते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स के अंदर इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग को हम साइबर बैंकिंग भी कहते हैं और इसको ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिमोट बैंकिंग परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, रिमोट बैंकिंग का क्या मतलब है? रिमोट बैंकिंग का मतलब ये है कि आप अपने घर पे बैठे हो और आप किसी भी बैंक से अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं और इसके थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या क्या आ सकता है? आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चेक्स हैं वो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। आपने अपनी कोई पेमेंट करनी है या अपने कोई भी फंड्स को ट्रांसफर करना है तो वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है जी ई कॉमर्स के अंदर, वो है ई शॉपिंग की। ई शॉपिंग आपका ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम शॉपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट और ये सारे का सारा काम हम घर पे बैठे परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ई शॉपिंग जो इसका हमें एक फ़ायदा है कि हम 24/7 जो है वो शॉपिंग परफॉर्म कर सकते हैं और इसके थ्रू जो आपका पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड आपका कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है या फिर क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है रोबोट्स।
रोबोट्स जो हैं आपके एक्चुअली प्रोग्रामेबल मशीन्स होती हैं जो कि मैकेनिकल टास्क को परफॉर्म करती हैं। आजकल जितने भी रोबोट्स हैं वो सारे के सारे हमारे ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ इसमें नोट डाउन कीजिएगा कि आपके जो रोबोट्स हैं एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये एक्चुअली आपकी मसनूई ज़हानत होती है। क्या मतलब है इसका कि हम ऐसी मशीन्स को डेवलप करते हैं जिसको हम इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली सर्टन डिसीजंस जो है वो खुद ब खुद ले सकती है। फॉर एग्जांपल आपके एसी के अंदर जो सेंसर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके रूम का टेम्परेचर जो है उसको डिटेक्ट करेंगे। जैसे वो टेम्परेचर जो है सर्टन लिमिट से इंक्रीज़ करेगा तो एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सिमिलरली आपके ड्रोन्स वगैरह वो सारे के सारे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल्स में से आते हैं। उसके बाद रोबोट्स के जो मेन एप्लीकेशंस हैं, रोबोट्स को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कार्स को स्प्रे करने के लिए, हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए, और इसके अलावा रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट्स के अंदर जाने के लिए, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए। उसकी वजह यह है कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जा सकते, और वहाँ पे हम फिर रोबोट्स को इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को हम परफॉर्म कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्री के अंदर है हमारे पास सिमुलेशन का। सिमुलेशन एक्चुअली आपका एक सॉफ्टवेयर मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं कि वो आपके सिस्टम का आर्टिफिशियल रेप्लिका है। आर्टिफिशियल रेप्लिका होने का क्या मतलब है कि हमें इस तरह का फील होता है कि हम उस टाइम एक रियल सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम उस रियल सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होते जबकि उसके रेप्लिका के अंदर मौजूद होते हैं। इसका मकसद जो होता है आपको ट्रेनिंग वगैरह देना होता है। इसकी वजह यह है कि जब भी हम उसको रियल इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे पास कुछ रियल इन्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग देना हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो सकता है या बहुत डेंजरस होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो पायलट्स हैं, पायलट्स की ट्रेनिंग जो है अगर हम एक्चुअल प्लेन के अंदर करेंगे तो वो उसके लिए बहुत डेंजरस भी होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। सिमिलरली न्यूक्लियर रिएक्टर्स की ट्रेनिंग जो है ये भी हमारे पास डेंजरस होती है और इसमें कॉस्ट का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास गेम्स वगैरह आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्री के अंदर है वो हमारे पास कैड का। स्टूडेंट्स हमें ये मालूम होना चाहिए कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जांपल नर्स और प्रयास वगैरह के अंदर इनके एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये एक्चुअली आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स को, और जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो एक्चुअली हम बाद में इनपुट दे देंगे कैम को, और कैम क्या करेगा उसके आगे फर्दर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा जिसको हम आगे चल के डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हमें हाई क्वालिटी मॉनिटर्स वगैरह चाहिए होते हैं, हाई क्वालिटी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हाई क्वालिटी मॉनिटर्स के अलावा आपके पास हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स वगैरह भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस के अंदर एयरक्राफ्ट, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स वगैरह को डिज़ाइन करना जो है हम इसी के अंदर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर की है कैम के अंदर। कैम स्टूडेंट्स यहाँ पे दोबारा मैं आपको वही बात बताता चलूँ, कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद कैम जो है, कैम आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं उन सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली आपकी जो कैड है, कैड की आउटपुट को इस्तेमाल करता है और उसी की बेस के ऊपर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कैम का फ़ायदा हमें क्या होता है? कैम का फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है वो स्मूथ हो जाती है और साथ में फास्ट भी हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के अंदर जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंप्यूटर की वो है हमारे पास एयरलाइन सिस्टम के अंदर। एयरलाइन सिस्टम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एयरलाइन सिस्टम का, दैट इज़ फ्लाई बाय वायर सिस्टम। फ्लाई बाय वायर सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू आपका जो पायलट है वो कॉकपिट पे बैठे हुए आपके पूरे एयरप्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को सेंड करता है और उस एयरप्लेन को कंट्रोल कर रहा होता है। स्टूडेंट्स कॉकपिट, आपके जहन में आएगा कि कॉकपिट क्या होता है? कॉकपिट आपका ऐसी जगह होती है एयरप्लेन के अंदर जहाँ पे बैठ के आपके पायलट्स हैं अपने एयरप्लेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की मदद से आपके जो पायलट्स हैं वो कंट्रोल टावर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। अगर वो किसी दूसरे कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे जो परमिशंस वगैरह लेनी होती हैं वो कंट्रोल टावर के थ्रू ही कम्युनिकेशन जो है वो आपकी कंप्यूटर के सिस्टम से ही होती है। सिमिलरली इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास फ्लाइट नेविगेशन है और साथ में टिकट रिजर्वेशन जो हैं वो भी इसी की एग्जाम्पल्स में हैं। सिमिलरली इसके अलावा फ़्लाइट की स्केजुलिंग वगैरह भी अगर आपने परफॉर्म करनी होती है तो उसके अंदर भी हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास कंप्यूटर की इंडस्ट्री के अंदर वो है वेदर फोरकास्टिंग के अंदर।
वेदर फोरकास्टिंग के अंदर क्या होता है, एक्चुअली हम डिफरेंट वेदर स्टेशन से हम एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डाटा जो है उसको परफॉर्म करते हैं। डाटा जो है डिफरेंट रडार्स की मदद से हम वेदर स्टेशन के ऊपर कलेक्ट करते हैं और वो हम एक सिमुलेटर को दे देते हैं। सिमुलेटर क्या होता है, एक स्पेशल मॉडल होता है जिसको हमने पहले से ही प्री प्रोग्राम किया होता है कि आपको एक सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और आपने क्या करना है, उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करते हुए अपनी आउटपुट को जनरेट कर देना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं वेदर स्टेशंस के थ्रू, आप उसको दे देते हैं सिस्टम को, और सिस्टम क्या करता है, उसके अगेंस्ट अपनी एक फोरकास्ट जो है उसको जनरेट कर देता है। जब भी वो फोरकास्ट जनरेट करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि नेक्स्ट जो डेज हैं उनके अंदर क्या एक्सपेक्टेड है, क्या उसके अंदर सनी डे होगा, क्लाउडी डे होगा या क्या होगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने अपने जहन के अंदर बिठा लेनी है कि वेदर फोरकास्टिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते। समटाइम्स होता है कि वो 100% एक्यूरेट होते हैं, लेकिन ऐसा हर टाइम हो ये पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन कंप्यूटर की है हमारे पास मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड के अंदर कंप्यूटर किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये चलिए इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्या मतलब है उसका, कि फॉर एग्जांपल आपके जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती है। उसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पे रोल को जनरेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन का कितना स्टॉक मौजूद है उसकी रिकॉर्ड जो है वो भी आप इसके अंदर इसके थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपके हॉस्पिटल के अंदर, दैट इज़ रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री। इसके अंदर क्या किया जाता है कि कंप्यूटर के अंदर आपके जितने भी पेशेंट्स हैं उनका पास्ट ट्रीटमेंट, उसके अलावा उनको जो मेडिसिन हमने सजेस्ट की है या जो टेस्ट वगैरह उसको सजेस्ट किए हैं, और साथ में उन टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। इसके अलावा इसको फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंप्यूटर की मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर। क्या मतलब है इसका कि कंप्यूटर को एक हॉस्पिटल के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हमें मालूम है कि हम हॉस्पिटल्स के अंदर बायो सेंसर्स को इस्तेमाल करते हैं। बायो सेंसर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जो हम पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं और वो क्या करते हैं, हमें वाइटल साइंस को डिटेक्ट करके बताते हैं। वाइटल साइंस स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, उनमें हमारे पास हार्ट बीट हो सकती है, पल्स रेट हो सकती है, ब्रीदिंग या ब्रेन एक्टिविटी हो सकती है और टेम्परेचर वगैरह को सेंस करना हो सकता है। स्टूडेंट्स, बायोसेंसर्स क्या करते हैं, अगर इन तमाम पैरामीटर्स में से किसी एक पैरामीटर के अंदर भी कोई इसकी नॉर्मल रेंज के अंदर कोई फ़र्क आता है तो वो एक अलार्म जनरेट कर देता है। और अलार्म जनरेट होने की मदद से क्या होता है कि आपका जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो सारे के सारा आपकी तरफ अटेंटिव हो जाता है। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है मेडिकल के अंदर, डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस है। क्या मतलब है इसका कि हम कंप्यूटर को कुछ ऐसे डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम ह्यूमन आई से डायग्नोज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसकी कोई बोन जो है वो अगर टूट जाती है तो वो किस जगह से टूटी है, कितनी अमाउंट के अंदर टूटी है, उस चीज़ को हम ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक्स रेज को यूज़ करते हैं। सिमिलरली आपकी बॉडी के ऊपर कितना एरिया जो है वो कैंसर से अफेक्ट हो चुका है, वो सारे के सारे हम कैट स्कैनर और MRI स्कैनर के साथ उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है कंप्यूटर की वो है हमारे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर सबसे पहली आती है कैल के अंदर। कैल स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको भी ज़रा ध्यान नशीन कीजिएगा। कंप्यूटर एडेड लर्निंग जो है ये आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं टू इन्हांस अ लर्निंग प्रोसेस। क्या मतलब है इसका कि इसके अंदर लर्निंग प्रोसेस जो है उसको इन्हांस किया जाता है। कैसे इन्हांस किया जाता है कि इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए एनिमेशंस को ऐड करते हैं। उसके अलावा आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह प्रिपेयर की जाती हैं सो दैट कि आपका जो स्टूडेंट है उसको ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो लेक्चर डेवलपमेंट टाइम है वो टाइम आपका बहुत सेव हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर की, वो है CBT के अंदर। CBT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है CBT का, कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी आ चुका है और कई बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। CBT क्या है? CBT एक्चुअली आपका ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंप्यूटर की मदद से ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं। क्या मतलब है इसका? यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं कि CBT का मतलब ये है कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग। एक्चुअली ये कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं होती बल्कि किसी चीज़ की भी ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर होती है। इट मीन्स कि आपका जो CBT है वो ऑटोमेटिकली एजुकेशन फील्ड के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। इसके थ्रू क्या होता है, इसके हमें डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स में सबसे पहले ये है कि आपकी जो लर्निंग पेस है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्या मतलब है इसका
कि आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर पे बैठते हैं, कंप्यूटर की मदद से डिफरेंट ट्यूटोरियल्स वगैरह को देखते हैं और ट्यूटोरियल्स को देख के आप किसी भी चीज़ के हवाले से ट्रेनिंग जो है उसको ले सकते हैं। सिमिलरली इसके थ्रू आपके पास जो टाइम टेबल की लिमिटेशन है वो आपके पास नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी कंप्यूटर की होम्स के अंदर। क्या मतलब है इसका कि होम के अंदर आपका कंप्यूटर किस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि होम के अंदर आपका कंप्यूटर जो है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज, न्यूज़ और मैचेस को देखने के लिए, होम ऑटोमेशन को परफॉर्म करने के लिए और ईमेल्स को सेंड या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो इस पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला एमसीक्यू नजर आ रहा है। फॉलोइंग enables us to make documents attractive with the help of photos, artwork and graphic illustrations। क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो हमें डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के अंदर हेल्प आउट करती है। कैसे अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प आउट करती है? थ्रू द फोटोज, आर्ट वर्क एंड ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम ग्राफिक्स की मदद से अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इस केस में हमारा चार्ली जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वर्ड प्रोसेसिंग जो है, वर्ड प्रोसेसिंग आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स को, प्रपोजल्स वगैरह को जनरेट करते हैं। और इमेज प्रोसेसिंग आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं और उनको स्कैन करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स। के डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डेल्टा है, दैट इज बोथ बीटा एंड चार्ली। क्या वजह उसकी वजह यह है कि बार कोड रीडर जो है वो ऐसा रीडर होता है जो आपके प्रोडक्ट की बैक साइड के ऊपर जो बार कोड लिखा होता है उसको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उस बार कोड के अंदर आपकी उस प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह स्टोर की जाती है, तो ऑटोमेटिकली इससे बिलिंग प्रोसेस जो है वो आपका इन्हांस हो जाता है। तो उसके अलावा जो प्रिंटर है, प्रिंटर के थ्रू हम आपकी जो रिसिप्ट है उसको जनरेट करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। तो इस केस में हमारे पास बोथ बीटा एंड चार्ली जो है वो करेक्ट आंसर होगा। MICR जो है दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर, ये एक्चुअली आपका बैंक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स की वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस केस में करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। MICR स्टैंड्स फॉर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि MICR किसके लिए स्टैंड्स करता है, MICR की फुल फॉर्म जो है वो क्या है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो इस केस में हमारे पास बीटा जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू। कि एक वर्ड प्रोसेसर जो है उसको हम किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है राइट टेक्स्ट। ये आंसर ठीक हो सकता है क्योंकि इसके थ्रू हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। बीटा में जी एडिट टेक्स्ट, ये भी ठीक है कि इसके थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एडिट कर सकते हैं। चार्ली के अंदर है जी प्रिंट टेक्स्ट, ये भी ठीक है क्योंकि इसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अल्फा, बीटा और चार्ली जो है ये सारे के सारे करेक्ट आंसर्स हैं। तो इट मींस कि आपका जो डेल्टा हो इस केस में आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दैट इज कैल स्टैंड्स फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और बहुत सिंपल एमसीक्यू है। इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि कैल स्टैंड्स फॉर के कैल की फुल फॉर्म जो है वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया कि आपने डिफरेंट टर्म्स के जो एब्रीविएशंस हैं उनको लाजमी जहन के अंदर रखना है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर देखें तो कैल स्टैंड्स फॉर, ये हमें मालूम है कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग का प्रोसेस जो है उसको हम कैल के लिए बोलते हैं। तो इट मीन्स कि इस केस में अल्फा जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम। कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो हम डाटा की कलेक्शन करते हैं वो एक्यूरेट कलेक्शन होती है और वो कहाँ से ली जाती है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि वेदर स्टेशन आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो है डिफरेंट जगहों से उसको कलेक्ट करके उसको रखते हैं। फिर वही डाटा जो है हम अपने सिस्टम को देते हैं और सिस्टम क्या करता है उसके अगेंस्ट आपकी वेदर फोरकास्ट जो है वो जनरेट कर देता है। तो इस केस में हमारा बीटा जो वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्लाई बाय वायर सिस्टम इज़ यूज इन, अल्फा के अंदर मेडिकल फील्ड है, बीटा में एयरलाइन है, चार्ली में एजुकेशन है, जबकि डेल्टा के अंदर नन ऑफ दीज है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम अपने एयरप्लेन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सेंड करके उसको कंट्रोल करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एयरप्लेन को कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपका एयरलाइन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे बीटा जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ एयरलाइन। मेडिकल फील्ड के अंदर हम कैट स्कैनर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं और एमआरआई स्कैनर्स वगैरह को यूज़ किया जाता है, जबकि एजुकेशन फील्ड के अंदर कैल और सीबीटी वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।